एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को सिद्धार्थ आप कहाँ से स्टार्ट करने का सजेस्ट करेंगे? सोशल मीडिया पे जो टिप्स हैं वो आप ना लें, दे कैन बी फूल यू। आई थिंक इस पे सेबी का एक वो नई रेगुलेशन भी आई है, ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप। ये सब वही है, वो फिर हेरा फेरी का लक्ष्मी चिट फंड। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। जो हमारे गेस्ट हैं, ही विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एन एग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स इनटू इट। अलग अलग फंड को बताइए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। जितने भी 100 स्टॉक्स आते हैं, दीज आर दोज कंपनीज व्हिच गिव्स लेसर रिटर्न्स, तो वो आपका लार्ज कैप सेगमेंट के अंदर आते हैं। वो नेक्स्ट जो 150 स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट कैप से डिफाइन होते हैं, तो वो मिड कैप कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। जितने भी बचते हैं ऑलमोस्ट 250 स्टॉक्स होते हैं, वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी को कंप्राइज करते हैं। होम लोन ले रहे हैं आपके मिडिल क्लास, एजुकेशन लोन ले रहे हैं आपके मिडिल क्लास। लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा सफर ये लोग कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव फाइनेंशियल लिटरेसी। अब आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए नहीं चाहिए कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वेदर द गोल्ड इज परफॉर्मिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और इट इज नॉट परफॉर्मिंग, बिकॉज गोल्ड एज अ करेंसी इज अ वेरी प्रेशियस करेंसी। कैन अ मिडिल क्लास सैलरीड मैन बिल्ड रियल वेल्थ? चलिए शुरू करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा ऑन लेट्स टॉक विद आखिर। तो सिद्धार्थ, व्हेन वी मेट फर्स्ट टाइम, द रीजन मैंने पॉडकास्ट के लिए आपको चाहता था कि आप आए, क्योंकि आपका मेरे को वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था दैट यू आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन HNIs. Correct. Most of the wealth management companies are after HNIs. Your banks, be it any wealth management company. But you were focusing on जो middle class, salaried लोग थे. करेक्ट। वो बहुत इम्प्रेसिव था, क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसी क्लास है जिन पे पूरी ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी का बर्डन सबसे ज्यादा इन पे है। करेक्ट। इनकी सैलरी टैक्स डिडक्ट होके आती है, करेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। Correct. आपके जितने स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन रहे हैं वो इनके बेसिस पे बन रहे हैं। ये उनकी वर्कफोर्स है और ये उनके सबसे बड़े यूजर्स है उनकी सर्विसेज, बी Correct. फूड डिलीवरी ऐप, बी इट कैब सर्विसेज, करेक्ट। बी इट होम क्लीनिंग सर्विसेज, क्योंकि HNI रेस्टोरेंट भेजेगा, ड्राइवर से खाना आ जाएगा। करेक्ट। वो होम क्लीनिंग के बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। टैक्स ये भर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स एवेजन देखा जाए तो HNI के है, उनको टैक्स बचाना भी आता, तभी ED इनकम टैक्स कुछ भी आप बोले, ED इनकम टैक्स की सबसे ज्यादा रेट HNI पे। सैलरी क्लास ऑलरेडी इतनी बर्डनड है, क्योंकि जिस हिसाब से वो टैक्सेस और सब जगह स्पेंड करिए, दे आर नॉट गेटिंग दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। करेक्ट। Today, I want you to share your knowledge, educate this class and tell them more about economic freedom and how they can invest in the right, क्योंकि scams भी सबसे ज्यादा इनके साथ हो रहे हैं। Correct. So I want you to इनको वो education मिले, knowledge मिले, जिससे ये सही इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सके, स्कैम्स को अवॉइड कर सके और अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सके, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको जरूरत है। वेल, बहुत ही पोटेंशियल ओरिएंटेड क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं आपको इसका जवाब देना चाहता हूँ, और इसका जवाब जो है वो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रक्चर में ही छुपा हुआ है। While we established this organization, in fact my sister established this organization, the organization were only catering to the top ultra HNI bracket in India. Only top ultra HNI bracket. So at that point of time, there was scarcity of manpower also, so bandwidth भी कम थी. But then over a period of time, you know, when that digitization, automation came into the process, जब पूरा financialization of the service पूरा automate हो गया, work from home, COVID में हो गया. Right. At that point of time, we took the decision that why not to bring the financial services at the doorstep of a normal layman. And there is a concept in India which is known as an aspirational middle class. So what exactly is an aspirational middle class? These are those people who has immense amount of potential, Akhil. Immense. There are those people who qualify IITs. There are those people who qualify IIMs. These are those people who become doctors. Correct. They come from a very humble background. Correct. So as such, they have a lot of confidence on themselves. But the whole idea is that they are still lacking a lot of financial security. क्योंकि उनके parents ने कभी नहीं देखा. Exactly. और उस समय अगर आप इंडिया 1980s के बारे में बात करें, बिफोर LPG era, so we were in an era where, you know, what kind of jobs we had? Some government jobs, some teachers, some bank POs. These were the only kind of jobs, or some small छोटे मोटे professionals, right? तो उसी समय एक scarcity तो थी इंडिया में। तो क्योंकि इन पेरेंट्स ने कभी वो स्कैसिटी से बाहर गए नहीं, जिनके बच्चे इतने एस्पिरेशनल थे और उन्होंने अपने करियर में अच्छा किया, बट देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि अब पैसा तो आ गया इन एस्पिरेशनल मिडिल क्लास के पास, देन हाउ टू इन्वेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ मैनेजर शुड दे बी लुकिंग फॉर, और व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स दे शुड यूज। ये लोग अगर इनको समझाया जाएगा तो ये समझेंगे, क्योंकि ये लोग एक
एक बैकबोन है इस कंट्री का, Exactly. एक जिनके पास एक कॉमन सेंस है, जिनके पास एक डिजिटल ओरिएंटेशन है, चीजों को समझने के लिए, चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए. द ओनली थिंग इज दैट दे रिक्वायर अ राइट मेंटोर. आपके जितने FII आके एस्टैब्लिश भी हो रहे हैं वो आपकी वर्कफोर्स को देख के हो रहे हैं. This is the workforce. Exactly. These are the work. Now catering to this workforce is very easy because they already have basic knowledge. The only thing is that they need to be mentored properly, and that is where our whole role came as a wealth managers. तो मुझे लगता है कि the whole role is to see to the fact that point number one, these people are well trained, these people are well groomed. इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनका 9 to 5 का या इनफैक्ट कॉर्पोरेट लाइफ तो इतना टफ होता है, आई मीन स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डे. तो उनके पास इतना वेल्थ को बार बार मॉनिटर करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी जॉब सिक्योरिटी भी एक प्रॉब्लम है. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना वर्क कर रहे हैं और उसके ऊपर से हमारे लीडर्स मिस्टर नारायण मूर्ति आके कहते हैं नाउ दे शुड गेट इन द हैबिट ऑफ वर्किंग 70 आवर्स इन अ वीक. एग्जैक्टली. और कितना तंग करें इनको? सोचिए, एंड these are those people who are the actually highest taxpayers, or you know, these are the people who are the And backbone of tax. इनकी जॉब सिक्योरिटी सबसे कम है. आप AI इंट्रोड्यूस करिए, सबसे पहले किनके ले ऑफ्स होते हैं? इनके. आप इंडस्ट्रीज के अंदर रोबोट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जापान और कोरिया से टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं, कहाँ जाएगी वर्कफोर्स? I know. अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा स्कैर्ड में ये जी रहे हैं. That's very true. जब भी कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है दे आर वरीड अबाउट इट, एंड व्हेन दे आर द बैकबोन ऑफ इंडिया. और एक चीज और भी है, अगर आप देखें ना, कोई भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आती है या इन्फ्लेशन आता है या कोई भी ऐसा अपहीवल आता है, तो जो मेजर हिट होता है ना वो मिडिल क्लास को पड़ता है. एग्जैक्टली. क्योंकि HNIs को कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और लोअर क्लास जो BPL लेवल पर है उनको तो ऑलरेडी सब्सिडीज मिल रही है सरकार से. तो ये वाला जो ब्रैकेट ऑफ है, who is aspirational, who is intelligent, who has little amount of money, who really wants to give one of the best education to their kids, have one of the best medical facilities. अब हम एटलीस्ट एक ऐसी इंडिया में तो हैं जहां हम एक सोच सकें कि हमारी मेडिकल केयर प्रॉपर हो, एक अच्छे एजुकेशन में स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएं, सो दैट एटलीस्ट दे ऑल्सो टर्न आउट टू बी एज इक्वली इंटेलिजेंट एंड एंटरप्रेन्योर. वेल, आपको there is still a difference between- दिल्ली के पावर कट्स पता है? I know that. I know that very well. और रूरल एरिया में आज भी हेल्थ सेक्टर, मतलब द अमाउंट ऑफ, वही मेरा क्वेश्चन है, द अमाउंट दे आर स्पेंडिंग इन टैक्सेस, इनको वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे. दैट्स वेयर यू हैव टू स्टेप इन. पीपल लाइक यू शुड बी केटरिंग मोर टू देम, बिकॉज इनको ये सेफ, ये FDs पे ले कर लेते हैं. इनकी वजह से आपके बैंक्स रन कर रहे हैं. HNIs को पता है कि बैंक से कैसे पैसा कमाया जाता है. बैंक्स उनको फेवर कर रहे हैं, उनको रिटर्न दे रहे हैं. यू अग्री विद मी? Yes, yes. होम लोन ले रहे हैं आपके मिडिल क्लास. Yeah. एजुकेशन लोन ले रहे हैं आपके मिडिल क्लास. Correct. कार लोन ले रहे हैं आपके मिडिल क्लास. लोन्स के रेट बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा सफर ये लोग कर रहे हैं, Correct. एंड बिकॉज दे डोंट हैव फाइनेंशियल लिटरेसी Yes. टू दैट लेवल. Yes. बहुत स्मार्ट है ये, बट दे जस्ट नीड दैट राइट डायरेक्शन. Correct. And that is where Money Tree Partners comes into the picture. That's what I Yeah. would like. That today I want to share this your wisdom with them and give them some knowledge about how they should be planning their resources. I think this is a very important topic, which is the backbone of any financial literacy program in India. So for all the viewers who are watching this show, I'll give a piece of information to you. जब भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचें, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एक परसेप्शन है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होने की जरूरत है, ये एक गलत परसेप्शन है. You can start your investment, trust me, with the 250 rupees of SIPs as well. और मुझे लगता है ये जिस तरीके से रेगुलेटर सेबी ने जो काम किया है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रीचेबल बनाने के लिए, एक्सेसिबल बनाने के लिए लोगों, अब आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए नहीं चाहिए कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. आप रिटेल प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, जहां आप 250 रुपए की स्टेप से आप स्टार्ट कर सकते हैं. प्रॉबेबली दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गेटिंग इनटू द फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम एंड गेटिंग इनटू द इन्वेस्टमेंट ग्रूव. दिस इज पॉइंट 1. हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपने टॉपिक बड़ा अच्छा लिया है. SIP एवरीवन इज इंटरेस्टेड, लेकिन SIPs के अंदर ना फंड के अंदर जो डिविजन्स है उसकी नॉलेज से स्टार्ट करेंगे. तो पहले आप फंड्स को, म्यूचुअल फंड्स को, अलग अलग फंड्स को बताइए. लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी, आर्बिट्राज. तो क्या है ये जो म्यूचुअल फंड है, ये एक अम्ब्रेला टर्म है. म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एन एग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट स्टॉक्स इनटू इट. ठीक है, जब डिफरेंट स्टॉक्स कंबाइन होते हैं, फंड मैनेजर के पास एक मैंडेट होता है कि एक फंड को किस किस तरीके से रन करना चाहिए, तो वो एक म्यूचुअल फंड के डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट फंड्स लेकर आता है. नाउ जनरली म्यूचुअल फंड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि इतनी सारी कैटेगरीज हैं तो आपको कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है. इतने ज्यादा डिफरेंट यूनिवर्स इज सो बिग. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जितने भी टॉप के जितने भी 100 स्टॉक्स आते हैं वो आपके लार्ज कैप कंपनीज होती हैं. मार्केट कैप उनका, फ्री फ्लोट मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपका लार्ज कैप सेगमेंट के अंदर आते हैं. तो दीज आर व्हाट आर दोज कंपनीज? दीज आर दोज कंपनीज व्हिच आर वेरी स्टेबल. दीज आर दोज कंपनीज व्हिच गिव्स
lesser returns but stable in nature. और इंडिया के जितने भी टॉप ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज हैं, या फिर एक डिफेंसिव कंपनीज हैं, या फिर कंजम्पशन ओरिएंटेड कंपनीज है, या टेक कंपनीज है, या बैंकिंग कंपनीज है, सारा लार्ज कैप कंपनीज का पार्ट है, लार्ज कैप कैटेगरी का पार्ट है. इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कैटेगरी. वो नेक्स्ट जो 150 स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट कैप से डिफाइन होते हैं, तो वो मिड कैप कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. ये वो कैटेगरीज है जिसकी एक प्रोबेबिलिटी लार्ज कैप बनने की बहुत ज्यादा होती है. एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये एक मिड कैप कंपनी है, इसलिए इनके जो रेट ऑफ रिटर्न्स है वो लार्ज कैप से ज्यादा होते हैं. एंड एट द सेम टाइम वो वॉलेटाइल भी होते हैं, क्योंकि अगर मार्केट्स गिरता है तो मिड कैप स्पेस भी गिरता है. नाउ देयर इज अ थर्ड कैटेगरी व्हिच इज नोन एज अ स्मॉल कैप कैटेगरी. सो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ 250 स्टॉक्स जितने भी बचते हैं, ऑलमोस्ट 250 स्टॉक्स होते हैं, वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी को कंप्राइज करते हैं. स्मॉल कैप कैटेगरीज के अंदर वो होते हैं जो जनरली आईपीओ से लिस्ट होकर आते हैं, जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, जो बहुत रिस्की होते हैं. तो वो सारे के सारे जो स्टॉक्स होते हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बनाए जाते हैं, कंप्राइज होते हैं. इट इज सेड दैट स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं इन अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो मिड कैप से ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे आर मोर रिस्कियर आल्सो एट द सेम टाइम. और इसके अंदर जो कंपनीज होते हैं उसकी उनकी जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है वो ज्यादा होती है विज़ मिड कैप एंड द लार्ज कैप कंपनीज. सो ये तो बेसिकली हो गए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. ये तो तीन बेसिक कैटेगरीज हो गई ना. उसके बाद रेगुलेटर ने डिफरेंट कैटेगरीज को भी इन्वॉल्व किया, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लेक्सी कैप्स एंड मल्टी कैप्स. सो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. फ्लेक्सी कैप में रेगुलेटर ये कहते हैं कि आप 0 से 100% तक कोई भी कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एनीथिंग. जनरली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इस तरीके से डिजाइन होता है जिसके अंदर 70 to 72% लार्ज कैप होता है और रिमेनिंग जो 30% तक जो होता है वो मिड एंड स्मॉल कैप सेगमेंट होता है. ये एक एक्टिव फंड मैनेजर होता है, वो मैनेज करता है, वो ये देखता है कि अपने आप को लार्ज कैप को कितना कम करना है, मिड कैप को कितना बढ़ाना है, स्मॉल कैप को कितना बढ़ाना है, सो दैट वैल्यूएशन मैट्रिक्स के हिसाब से जो भी इन्वेस्टर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है उसको सारा फ्लेवर मिल जाए, लार्ज, मिड एंड स्मॉल इन अ स्पेसिफिक रेशियो. नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज नोन एज अ मल्टी कैप. ऐसे तो कैटेगरीज बहुत सारी हैं, बट मैं हम लोग मेजर कैटेगरीज को हम फोकस कर रहे हैं. जो मल्टी कैप कैटेगरी, उसमें मैंडेट दिया हुआ है रेगुलेटर ने कि 25% हैज टू बी देयर इन लार्ज कैप, 25% हैज टू बी देयर इन मिड कैप, 25% हैज टू बी देयर इन स्मॉल कैप, एंड द रिमेनिंग 25% कैन बी इन एनी कैटेगरी. तो वो एक मैंडेट ओरिएंटेड, एक प्रोसेस ओरिएंटेड फंड है मल्टी कैप, जहां 25 तो लार्ज, मिड एंड स्मॉल होगा ही होगा, और जो रिमेनिंग 25 है वो कुछ भी हो सकता है लार्ज, मिड या स्मॉल के अंदर. एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को सिद्धार्थ आप कहां से स्टार्ट करने का सजेस्ट करेंगे टू एंटर दिस मार्केट? वेल ये सवाल एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया ने जिस तरीके से एक यूफोरिया क्रिएट किया हुआ है. ट्राई भी अब ये वो करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो टिप्स हैं वो आप ना लें, बिकॉज यू नो व्हाई, बिकॉज दे कैन बिफूल यू, आपके सारे सेविंग्स को खत्म कर सकते हैं. ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि इतना ज्यादा आपने जो पॉइंट रेज किया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतने स्कैम्स और इतने गलत तरीके से आज की डेट में फाइनेंशियल एडवाइजर्स बने हुए हैं कि आई थिंक इस पे सेबी का एक वो नई रेगुलेशन भी आई है. करेक्ट. कि ये जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, प्लीज डोंट fall into this trap. Yeah. कि आज ये सब वही है, वो फिर हेरा फेरी का लक्ष्मी चिट फंड. करेक्ट एग्जैक्टली. और ये बहुत ज्यादा है, ये हर दिन बहुत ज्यादा होता जा रहा है. बिकॉज व्हाई? बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. Exactly. एंड दैट इज व्हाई दिस इज हैपनिंग. सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, अगर कोई भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि वो एक छोटे से SIP से स्टार्ट करे एट एन अर्लियर स्टेज. ग्रेजुअली जैसे जैसे वो मार्केट के इन्वेस्टमेंट ग्रूव के अंदर अपने आप को एब्जॉर्ब कर देता है, उसको पता चलता है कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस क्या होता है, उसको ये समझ में आता है कि रुपी डेप्रिसिएशन क्या चीज है, उसको ये समझ में आता है कि अर्निंग ग्रोथ क्या होता है कंपनीज के, तो वो धीमे धीमे ये चीजें समझता है. एंड इट्स अ प्रोसेस. जैसे एक बच्चा नर्सरी से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और 12वीं तक वो पढ़ता रहता है, सिमिलरली फाइनेंशियल जर्नी इज ऑल्सो द सेम. इट कैन नॉट बी लर्न इन अ सिंगल गो. इट इज अ प्रोसेस वेयर आई ऑल्सो लर्न एवरी डे डिस्पाइट मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ सो मेनी पीपल. सो I personally find that everybody and anybody who's starting his financial journey should start with a small SIP. He should monitor his SIPs. He should start reading about those SIPs. And finally, he should top up his SIPs. जहाँ से उसकी investment journey और better. इस journey में अगर उसको किसी wealth manager की ज़रूरत है, एक professional की ज़रूरत है, तो वो भी ले सकता है जो उसके behalf पे उसके पैसे manage करते हैं. या फिर अगर आप अगेन जैसे मैंने कहा YouTube पे इतने सारे पॉडकास्ट आते हैं, इतने सारे रील्स आती हैं, तो जो लेजिटिमेट रील्स हैं या एक वैलिड पॉडकास्ट हैं, इन्वेस्टर्स अगर वो सुने और वो अपने क्वेश्चंस रेज करें. इनफैक्ट इतने सारे अब तो टीवी शोज भी आते हैं या यूट्यूब पे शोज आते हैं लाइव, जहां इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियोज डिस्कस कर सकते हैं विद एक्सपर्ट्स. तो दीज आर ऑल द चेक्स एंड बैलेंसेस, या एक लिटरेसी को एब्जॉर्ब करने के लिए कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करियर जो है, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है, वो आपको कैसे आगे बढ़ाना
बढ़ाना है. So these are all those facts and figures अखिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नए इन्वेस्टर को ये समझने के लिए कि उसको कैसे आगे बढ़ना है. Right. मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक इन्वेस्टर को बहुत क्लियर कट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो कि उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट इज नॉट अ लीनियर कर्व कि आप उसको ये सोचे कि वो सिर्फ ऊपर ही जाता है, ऊपर ऊपर ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता. मार्केट इज नॉट एन एफडी सिटिंग एट अ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट विल नेवर हैपन. मार्केट के अपने एक चलन है, अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मार्केट्स रिटर्न जनरेट करते हैं. इट कम्स विद इट्स ओन डिप्स एंड हाइज, लव्स एंड That's with every business, everything in fact in life. आपका अपना भी ग्राफ अब जाके डाउन आएगा, प्राइम हिट करेंगे, फिर लो आएगा, but that's with everything. And Correct. I think that's a very valid point. कि and that is a point which the investors also need to understand, that markets Right. and life follow the same curve, and how to enter into the market, when to exit from the market, and the most important thing is patience, which is the biggest thing which is lagging in the Gen Zs, what I personally find, or especially those people who have entered into markets post COVID. उनको लगता है it's a get rich quick strategy, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर लो, 100% के रिटर्न्स कमा लो, इसको शॉर्ट कर लो, इसको लॉन्ग कर दो, इस स्टॉक को, इस इंडेक्स को. तो जनरली ऐसा नहीं होता है. दिस इज अ गेम ऑफ एक्सपर्ट्स, दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस, दिस इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज द गेम ऑफ नॉलेज. बिकॉज आपने जो पॉइंट उठाया वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये एक्सपर्ट्स के बारे में है कि एक्सपर्ट्स को मार्केट स्टडी करें, उनके एक्सपीरियंस से आप लोग सीखिए सब कुछ. क्योंकि सोशल मीडिया पे आई वाज वाचिंग वन रील और वो कहते हैं जैसे ही ये कैंडल बनती है ना तो ये यहाँ पे जाके फिर डिप मारेगी, फिर आप दूसरी कैंडल के अंदर आप इतना रीच करेंगे. मैंने कहा ये क्या लॉजिक है, ये कैंडल पे कब से खेलने लग गई मार्केट. इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो अपने आप को वायरल कराने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन या ऐसा कुछ अवेयरनेस के लिए या कुछ ऐसा एक नॉलेज देती है जो ठीक ना हो. यही रीजन है कि आज की डेट में रेगुलेटर इतना स्ट्रांग है इन्फॉर्मेशन को या पुअर इन्फॉर्मेशन को या गलत इन्फॉर्मेशन को डिसमिट करने के लिए. द रेगुलेटर इज वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन द इन्फ्लुएंसर्स कि आप जो बोल रहे हैं इट शुड बी अ वैलिड पॉइंट, इट शुड बी अ जेन्युइन पॉइंट. यू शुड नॉट से एनीथिंग और एवरीथिंग विच कैन डिस्टर्ब द सेविंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल. इसमें ट्राई का इतना बड़ा रोल आ रहा है जहां वो अवेयरनेस फैला रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर थ्रू देयर ओन कमेंट्रीज ऑन टेलीफोन जो बीप सुनने से पहले आप देखते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो वो यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे देख रहे हैं दैट इज़ नॉट द ओनली ट्रूथ और दैट कैन नॉट बी द ओनली एक्चुअल रियलिटी. तो उसके लिए उनको पढ़ाई की ज़रूरत है या वो किसी से गाइडेंस ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अपना पैसा डुबोने से बेटर है कि आप पहले थोड़ा उसके बारे में पानी को भांप लीजिए. सो इन दैट केस आई वुड ऑलवेज से दैट इन्वेस्टर्स शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, how it is happening, what are the technical parameters, what are the fundamental parameters. और अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स में आप एक्सपर्ट को दे दीजिए ना अपना कमान, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे कि उनको किस स्टॉक को लेना है, किस स्टॉक को नहीं लेना है, कहाँ से प्रॉफिट बुक करना है. दैट इज द रीजन व्हाई म्यूचुअल फंड इज an entity where majority of the people invest their money, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास वो नॉलेज नहीं है, उनके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो अपना पैसा किसी एक ऐसे फंड मैनेजर को देते हैं जो उनके बिहाफ पे वो पैसा मैनेज करते हैं और जो देखते हैं कि वो पैसे को उनको किस तरीके से ग्रो कराना है. आई थिंक मेंटोर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, चाहे वो वेल्थ मैनेजर हो या फंड मैनेजर हो. एक माइंडसेट है एफडी के तरफ हम लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि सेफ है, कुछ नहीं होता. क्योंकि जब इतने स्कैम्स वगैरह और फिर मार्केट की फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी को देख के लोग कहते हैं यार एफडी में लगा लो, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं. क्लियरली उनको जितनी उनकी फील्ड की नॉलेज थी उन्होंने वो सेफ साइड पे जाना पसंद करा. मैं किसी की थिंकिंग को वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बट हाउ आर यू शिफ्टिंग इंडियाज माइंडसेट फ्रॉम एफडीज टू म्यूचुअल फंड्स? Oh well, it's a very very interesting question. So if you get into the in-depth analysis of this question, that is where the beauty lies. So when your parents said that you should invest your money in FDs, it was at that point of time when the FDs were giving 10 to 12% of rate of interest. Point number one. Point number two, there was no financial awareness. Point number three, there was a scarcity of money already with parents. तो उनको लगता था कि safe option में चले जाओ. Right. Point number four was the reason where the overall investment scenario of the country was not conducive. Digitization नहीं था, automation नहीं था, clerical work इतना ज़्यादा था and all that stuff. But as in how we are evolving और हम देख रहे हैं कि FD के rates कम हो रहे हैं, where you have come down to 6.25% और 6.5%, जहाँ inflation ही 6% का है और जहाँ taxes FD पे 30% लगते हैं, which makes FDs a little more inefficient product. That is the reason जहाँ different products की एक mushrooming होनी start हुई, product managers आए, fund managers आए और उन्होंने अलग अलग products को दिखाया investors को जहाँ से वो एक better returns generate कर सकते हैं over a period of time, and at the same time the taxes also is relatively less. So that means that the post tax
tax returns are much higher than FDs. So that is where the whole beauty lies. So ये जो एक behavioral shift आया है from an FD to investing the money into different financial products, which could be mutual funds, which could be PMS, which could be alternates, which could be SIFs, is just because of the fact that people were looking for a product which can give a better returns than FD, point one, at a lesser taxes where they have to pay. So that is where people have looked forward for investing their money. आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये बोली कि टू एंटर दिस मार्केट आपको पेशेंस, मेरे ख्याल से डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, जो आज के दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा लैक करते हैं, वो चाहिए. Correct. If you are thinking about SIPs, right? Correct. SIPs लोगों को लगता है कि बहुत बोरिंग है, कि डाल रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, हलचल नजर नहीं आ रही. But despite that, it is one of the most effective tools even today, Yeah, right? there are a lot of reasons for that. Right? So, Akhil, if you are really wanting to give me and tell the viewers the importance of SIP, then I can give a lecture for 1 hour. But इसको एक brief और crisp होके मैं investors को बताना चाहता हूँ that investments are nothing but a forceful measure of withdrawing your money from the bank account and investing. जो SIPs अपने mandates के थ्रू बहुत easily कर देती है, पहली चीज. दूसरी चीज, SIP का जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज अ रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, वॉलिटिलिटीज को कैप्चर करती है, वो SIPs के माध्यम से बहुत इजीली कैप्चर हो जाता है. पॉइंट नंबर 3, क्योंकि आप हर महीने की स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलती है, तो आप अपना SIPs फिक्स कर सकते हैं और आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना पैसा आप अपने एक्सपेंडिचर पे खर्च करना चाहते हैं या कंज्यूम करना चाहते हैं. वो SIPs के माध्यम से बहुत इजीली हो सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आजकल के जो सिनेरियो चल रहा है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो, जहाँ मार्केट्स की वॉलिटिलिटीज बिल्कुल ऊपर नीचे, SIPs वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है, ऊपर भी आपका पैसा लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, तो आपको टाइम आउट करने की जरूरत ही नहीं है. एंड इट हैज राइटली बीन सेड दैट नोबडी हैज बीन एबल टू टाइम आउट द मार्केट 100%. तो जब SIPs ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो में फोर्सफुली इन्वेस्टमेंट करवा रही है, जहां आपका रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से भी बेटर एक रिटर्न्स आ रहे हैं. इनफैक्ट मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूं, अगर किसी भी इन्वेस्टर ने 2 साल से अगर SIPs लगाई है, उसने प्रॉपरली अगर SIPs लगाई है थ्रू अ मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, उसके SIPs के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स अभी भी जीरो नहीं होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मार्केट्स आर डाउन बाय 10% फ्रॉम इट्स टॉप. तो दैट मीन्स दैट SIP ने इतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन और बफर रखा विच हैज एक्चुअली हेल्प्ड द पीपल इन नॉट लूजिंग देयर मनी. पैसा इन्वेस्ट भी हो गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रिटर्न्स भी दे देगा. जब भी उनको जरूरत होगी, लेट्स से 5 साल 10 साल फॉर देयर एजुकेशन, किड्स एजुकेशन, फॉर देयर रिटायरमेंट, वो पैसा उनको मिल जाएगा. दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ बिग प्रॉब्लम. एंड एट द सेम टाइम उनको ज्यादा टाइम आउट करने की जरूरत भी नहीं आया कि यू नो सेंसेक्स जब 72,000 पे था, जब हम थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में सोच रहे थे, ऑन 31st of March 2026 जब ईरान अटैक हुआ, US अटैक हुआ, एवरीबडी वाज इन अ पैनिक स्टेट एंड ऑल दैट, SIPs ने ये सब कवर कर लिया. एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के अंदर गिव मी अ कंजर्वेटिव नंबर. मेरे को बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म की तरफ नहीं जाते, हम लोग कंजर्वेटिव नंबर पे चलते हैं. 10,000 rupees a month, what will that look like in 20 years? वेल सवाल तो बहुत ही रेलिवेंट है. इसका जवाब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ अगर मैं अपने कुछ कैलकुलेटर्स खोलूँ. अगर आप बोल रहे हैं कि लेट्स से अगर कोई 10,000 रुपीज का एक SIP स्टार्ट कर रहा है और वो SIPs 20 साल के लिए कंटिन्यू कर रहा है, सो ऑन एन एवरेज जो मैंने जो स्टैट्स यूज किए वो ये है कि इंडिया के 10 years रोलिंग रिटर्न्स इज 12%. तो मैं 12% के हिसाब से अगर इस पैसे को कंपाउंड करूं, जिसको हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, अगर मैं उसको कंपाउंड कर रहा हूं फॉर अ पीरियड ऑफ लेट्स से 10 years, इट इफेक्टिवली विल कम आउट टू बी एट 91 lakhs rupees इन अ पीरियड ऑफ 20 years. आप ऑलमोस्ट 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 12% से आपका पैसा कंपाउंड होगा, एंड इन द नेक्स्ट 20 years you will be getting a figure of 91-92 That's lakhs. conservative, right? Yes, I mean that is how a 10 years rolling return says. After graduating from school, एक कोई भी लड़का लड़की SIP स्टार्ट करता है, Correct. what amount would you suggest them कि इतना मिनिमम से आप शुरुआत करिए? 40,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं. एग्जाम्पल, अगर आपका एक रेंट है 15,000 का, 10,000 का आप नॉर्मल खर्चे हैं, तब भी आप 10-15,000 की एक SIP लगा सकते हैं. और अगर आप जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे प्रोग्रेशन होंगे, आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपको बोनसेस एंड इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, you can increase or top up these SIPs as well. So that is what the beauty of an investment is. You don't need lakhs and lakhs of money, Akhil, for investing your money. It could be done
with even a very small amount of money, let's say what I've said, 250 rupees of SIP, you just have to skip one pizza Right. and you can invest that money into your SIPs. Right. So SIPs, the regulator has made it so easy, and now there are so many, fintech platforms. You have so many good advisors. You can take an assistance of them, and then you can do your work entirely in a beautiful manner. एक और चीज जो लोगों को जानना चाहते हैं, आई एम श्योर व्यूअर्स के लिए भी बड़ा नॉलेजेबल रहेगा, मार्केट क्रैश के टाइम पे एसआईपीस को क्या होता है? मुझे ऐसा लगता है जब आप इंडियन इन्वेस्टर्स के साथ बात करते हो, मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट टफ. कंट्रोलिंग द बिहेवियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. देयर इज समथिंग नोन एज एन एनिमल स्पिरिट. उस एनिमल स्पिरिट के अंदर ना अखिल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने एनालाइज किया है, और शायद मुझे लगता है मेरा रोल उस एनिमल स्पिरिट को कंट्रोल करने का ही है. या तो अगर गोल्ड एंड सिल्वर में एकदम रैली आ जाए तो सब अब फोमो इफेक्ट के कारण सब गोल्ड एंड सिल्वर में जाते हैं, या अगर मार्केट्स के अंदर थोड़ा भी करेक्शन आ जाए तो सबको लगता है अभी मार्केट क्रैश होगा, सारा पैसा बाहर निकाल दो. दोनों ही जो एक धारणा है या दोनों ही जो एक ट्रेंड है, इट्स अ रॉन्ग ट्रेंड. तो आपका जो मेरा सवाल है, जो आपने मुझसे पूछा कि अगर मार्केट्स क्रैश हो रही हैं तो हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स या अपनी एसआईपीज का क्या करना चाहिए. पहली चीज तो आपको, जैसे हमने पहले कहा, एक पेशेंस होना बहुत जरूरी है. मार्केट्स अगर क्रैश हो रहा है या मार्केट्स अपने स्लो डाउन स्टेट में जा रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका पैसा जीरो हो रहा है. दैट मीन्स आपका पैसे की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो ऑप्टिमल नहीं है, विच कैन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जो नियर फ्यूचर में अगर आप अपना पैसा 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो मार्केट उसको कवर अप कर देगा. पहली चीज. दूसरी चीज, जब मार्केट्स नीचे होती है, देयर शुड बी अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज बाय ऑन डिप्स. आपको ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए, और लेट्स से अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जो एसआईपीज चल रही हैं उनको आपको कंटिन्यू करना चाहिए. जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तब आप अपने, जब मार्केट्स अपने लोअर लेवल पर होता है तब आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो ग्रोथ होगी प्रोबेबिलिटी, उसकी वो जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन जनरेट अ गुड रिटर्न आउट ऑफ इट विदाउट टाइमिंग द मार्केट, बिकॉज SIPs आर ऑटोमेटिकली डूइंग दैट फॉर यू. सो इंडियन मार्केट्स इस तरीके से गवर्न है जहां इतना स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन है वर्ल्ड में, एंड मार्केट्स आर नथिंग बाय द वे बट द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी. राइट. एंड इंडिया इज वन अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. तो अगर इकोनॉमी फास्ट ग्रो कर रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केट्स ग्रो नहीं करें? ये हो सकता है कि कुछ अदर पैरामीटर्स काम कर रहे हो जिसके कारण वो रेट ऑफ ग्रोथ अकम्प्लिश नहीं हो पा रही है, बट दैट डजंट मीन दैट इट विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर. And you don't invest for 1 day or 2 days or 1 month or 2 months or 1 year. You invest for a longer duration of time. That's Let's why say for 5 years. systematic investment planning. Exactly. Right. That's why. the term. So you invest the money for 3 years, 5 years, 10 years, 15 years, so that at the time of retirement you have a sufficient corpus with Right. you which can take care of your wealth. तो अखिल again, मैं इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट नहीं, है प्लीज. इन्वेस्टमेंट जर्नी में. मार्केट इज नॉट अ यूनिलीनियर रेस जहां पे हर साल वो आपको 12, 15, 18% के रिटर्न देगा. ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा कभी नहीं होगा. और ये इंडियन मार्केट्स नहीं, अगर आप किसी भी मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप निक्के को कर रहे हैं, कॉस्पी को कर रहे हैं, डाउ जोन्स को कर रहे हैं, नेस्डैक को उठा लीजिए, आप किसी भी मार्केट को अगर आप स्टडी करें, सबके लल फेज आते हैं, सबके बियर फेज आते हैं, सबके बुल फेज आते हैं, सबके साइडवेज होते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मार्केट्स ने 1 साल परफॉर्म नहीं किया तो अपने अपना सारा पैसा निकाल लिया और आप उसको फिर एफडी से कंपेयर करने लग जाए कि एफडी में 6% मिल रहा है, मार्केट्स ने वो नहीं दिया. सो मार्केट्स कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉसेस. सो इन दैट केस, for all the viewers who are watching this podcast, you should understand that whenever the markets are down, it provides you an opportunity to buy more and more units, and you should use that opportunity to buy more rather than crying more. So एक और चीज सदाम ने को पूछी थी, can a middle class salaried man or woman build real wealth through investing in mutual funds? Oh yes, why not? With the concept of patience, with the concept of using discipline, with the concept of systematic investments, with the concept of increasing your SIPs or stepping up your SIPs on a regular basis, the middle class can definitely make a lot of money, and they make a lot of money, and that is why they invest. 12% से अगर आपका portfolios compound हो रहा है for 5 years or 10 years, you will definitely make money. अखिल, बट अभी तक उस लेवल की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं हुई है जो हमारे में पोटेंशियल है इंडिया के अंदर, उस लेवल की इन्वेस्टमेंट अभी भी नहीं आई. फाइनेंशियल पेनिट्रेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ है. 2 रेगुलेटर ने बहुत सारे ऐसी स्ट्रैटेजीज, म्यूचुअल फंड सही है, एक बैनर अडॉप्ट किया, नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लेकर आए. इतना टियर 2 एंड टियर 3 के अंदर इतना अवेयरनेस पेनिट्रेशन के लिए इतना काम कर रही है. फंड मैनेजर्स की कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज होते हैं, इतने सारे ये पॉडकास्ट जैसे हमारे शूट हो रहे हैं जहाँ इतनी फाइनेंशियल अवेयरनेस मिल रही है लोगों को. इससे ज़्यादा इतनी रील्स बनती हैं, इतने ज़्यादा फंड मैनेजर्स की कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्वर्सेशंस होती हैं. मुझे लगता है वी आर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम एन एस्पेक्ट जहाँ आप टियर 3 और टियर 4 में आप हर एक इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करते हुए आप देख सकते हैं. लेकिन
वहाँ पे सिद्धार्थ कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी आती है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी मार्केट के अंदर आते हैं जो पिक्चर तो बहुत अमेजिंग दिखाई जाती है बट दे आरंट दैट ग्रेट. फॉर Correct. एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट Well, देखा जाए good point. मेच्योरिटी पे 6 Good या point. 7% रिटर्न, Yeah. but people still invest a lot of money in that, and Yeah. by the So- end of it maturity के टाइम पे Correct. That is why I'm saying that what is lacking in the Indian investors is the awareness towards different financial products. Right. So they should know that they're investing the money in ULIP. They should know that they are investing the money into traditional life insurance product. They should know that they're investing the money into health insurance. And they should read all the terms and conditions, or they should want the banker or the fund manager or an advisor to tell them. वो टेल देम वाला एंगल ठीक है, क्योंकि पर्दे में तो वो ऐसे लिखा होता है I कि know. मैग्नीफाइंग ग्लास से भी ना पढ़ा जाए. तो ये तो सबसे बड़ा वो है कि टर्म्स एंड कंडीशन, रीड टर्म्स एंड कंडीशन. Correct. That is the reason कि इंसान को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. वो पूछे जो उसको वो प्रोडक्ट दे रहा है कि ये प्रोडक्ट क्या है, किसको केटर कर रहा है, क्या इससे मेरा ड्रीम अकम्प्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स है, वो अपनी भी रिसर्च करे. एंड थ्रू दैट वो दिन दूर नहीं है अखिल, वो लिटरली वो दिन दूर नहीं है जब दूध का दूध और पानी का पानी बहुत क्लियर कट हो जाएगा. लेकिन जो सेल्स वाले आते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, जैसे लोन देने आते हैं Correct. तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और बेचारा वही मिडिल क्लास बिजनेसमैन Correct. का जब बिजनेस डूब जाता है, एनपीए होता है अकाउंट, तो रिकवरी वाले उससे भी ज्यादा सुंदर आते हैं. करेक्ट. रिकवरी वाले उससे भी ज्यादा सुंदर आते हैं. दैट इज द एक्चुअल टॉर्चर. I know that plight because मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होते हुए देखा है. Right. There is a concept which is known as debt trap. आप ट्रैप में पड़ जाते हो, लोन ट्रैप या डेट ट्रैप. राइट. एक लोन को खत्म करने के लिए आप दूसरा लोन लेते हो, दूसरे लोन को खत्म करने के लिए आप तीसरा लोन लेते हो, चौथा लोन लेते हो, और आपकी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स होती रहती है. That is one of the biggest reasons कि हमारी salaried class they don't try to start something of their own because Exactly. because they have इतनी safety तो है कि we are getting a paycheck every month. Exactly. In fact, in the morning I was thinking the same. What is the difference between an entrepreneurial journey and a salaried individual? So Right. salaried individual is somebody who gets a paycheck on the first day of every First month. day. That's very true about it. An True. entrepreneurial journey is not that. I mean, it's very risky, it's very adventurous, it has a lot of commitments towards your work and blah blah बहुत कुछ है. So I mean, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ अखिल, डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इतने सारे रेगुलेटर्स काम कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स या कैपिटल मार्केट्स का सेबी है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का इडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंकिंग सेक्टर का आरबीआई है. ये लोग सब अपने प्रोडक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को डिसमिट करने के लिए, प्रोडक्ट्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं. और वो पेनल्टीज एंड कंप्लाइंसेस एंड ओम्बुड्समैन भी उनका होता है कि अगर उनको मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट किया है देन द इन्वेस्टर कैन एक्चुअली लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन कंसर्न. तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और ये मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस आई एम ये एनकाउंटरिंग लेकिन दिस. सब लोगों को पता नहीं होता. Exactly. I'm glad you're sharing this because Yeah. not everyone knows कि they can file a complaint Correct. with RBI with Correct. these regulation boards. डेफिनेटली. एंड द पर्सन वुड बी स्यूड बिकॉज ऑब्वियसली जो आप गलत काम कर रहे हो उसके लिए तो यू आर नॉट डूइंग अ डेंट फॉर एन इंडिविजुअल, यू आर डूइंग अ डेंट फॉर द एंटायर सोसाइटी. या तो लोगों पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, या लोग कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा. सो दैट इज द रीजन वाई पीपल एक्चुअली कीप समबडी विद देम हु इज वेरी ट्रस्टवर्दी, हु इज वेरी क्रेडिबल एंड हु कैन एक्चुअली हेल्प देयर मनी टू ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक गिफ्ट सिटी आ रही है. Oh yes. It's very interesting. Yes. I want you to tell our audience about it. There is a city in Gujarat with the name of Gift Gujarat International Financial Tech City, jahan that is a tax-free zone where different companies are coming over and which are actually getting a lot of traction from all across the world. Resident individuals, NRIs, जिसके थ्रू वो वहाँ पे इन्वेस्ट करें. It is just like Dubai of 1970s. Now the point is, लोग जो गिफ्ट सिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. आउटबाउंड वो होते हैं जहां एक नॉर्मल रेसिडेंट इंडिविजुअल जैसे मैं और आप हैं, हमें अगर इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना है लाइक अल्फाबेट, गूगल, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एनवीडिया, तो हम उस रूट के थ्रू उन प्रोडक्ट्स के अंदर थ्रू गिफ्ट सिटी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम एनआरआईज जो कि मिडिल ईस्ट में बैठे हैं या कनाडा में बैठे हैं और उनको अगर इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाना है तो वो गिफ्ट सिटी के थ्रू आराम से पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि वो उनको टैक्स हॉलिडे देती है. देयर इज नो टैक्स फॉर एनआरआईज हु आर वांटिंग टू इन्वेस्ट देयर मनी थ्रू गिफ्ट सिटी इन इंडिया. देयर इज वेयर द ब्यूटी लाइज ऑफ इन्वेस्टिंग द मनी थ्रू गिफ्ट सिटी इन इंडिया. और ये जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसकी जो एक मिनिमम टिकट साइज थी पहले वो $1.5 लाख थी,
आज बहुत सारे फंड हाउसेस के पास ये प्रोडक्ट हैं जो $5,000 पर भी है, which approximately makes 4.8-4.9 lakhs rupees, which can be easily accessible. So in that case, Gift City is a product where both the NRIs and resident individuals can invest their money either in the international markets or in India, where they get tax benefits as well. That is the only difference from other tax-free zones that we have across the country. We don't have any other tax-free zone. We have only Gift City. No, for setting up industries, we have SEZs, special Yeah. economic zones that Yeah. give tax-free benefits. Yeah. Yeah. So that is the only difference. Correct. Right. That's the only difference, and that is what makes it more lucrative. अगर टैक्स कंपोनेंट कम हो गया तो आपके पास जो नेट रिटर्न्स होंगे वो ज्यादा होंगे. और फिर आप एक चीज भूल रहे हैं, आपकी जो कंप्लाइंस है, इट डजंट कम अंडर सेबी, इट डजंट कम अंडर आरबीआई, इट डजंट कम अंडर IDA. It comes under IFSC. There is another regulator which is governing the Gift City products. That is the beauty lies. And I'm telling you, Akhil, आप 10 साल रुक जाइए या 5 साल रुक जाइए, Gift City will have such a huge impact. जहाँ मैं और आप जैसे लोग जो आज अल्फाबेट या नेटफ्लिक्स खरीदने में जहाँ पे आपको इतना ट्रांजैक्शनल या ब्रोकरेज देनी पड़ती है और हम नहीं खरीद पाते हैं, वहाँ थ्रू दीज प्रोडक्ट्स, थ्रू दीज रूट्स, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट द मनी इन इंटरनेशनल मार्केट्स एंड एट द सेम टाइम यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इनटू इंडिया थ्रू गिफ्ट सिटी रूट. दिस इज वन एस्पेक्ट. अब आपने SIFs के बारे में पूछा, तो SIFs इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोडक्ट. सो द फुल फॉर्म ऑफ SIF इज अ स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड वेयर द टिकट साइज इज 10 lakhs. सो रेगुलेटर को ऐसा लगा म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजीज पे होता है कि आप बाय करते हो और आप उसको होल्ड करते हो. बट लेट्स से अगर मार्केट्स नीचे गिर रही हैं और अगर आपको अपने पोर्टफोलियोज में प्रोटेक्शन देनी है तो आप शॉर्ट करके भी आप पैसे को बना सकते हो. वो जो एक स्ट्रैटेजी है डेरिवेटिव्स की, वो आपके SIFs विच आर स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होती है. सो रेगुलेटर ने ये बोला है दैट देयर आर 5 काइंड ऑफ SIFs. वन इज योर टॉप 100 जो कि लार्ज कैप टाइप का है, एक है X100 दैट मीन्स मिड एंड स्मॉल में लगा रहा है, एक रेगुलेटर बोलता है कि आप मल्टी एसेट में लगा सकते हो, एक हाइब्रिड SIFs है और एक डेट SIFs है. अभी तक 5 कैटेगरीज आई हैं और हर एक फंड हाउस अपना एक काउंटर पार्ट या SIF एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जहां इन्वेस्टर्स 10 lakhs का जो एक मिनिमम कॉर्पस है वो वहां लगा रहे हैं SIFs के अंदर. सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रैटेजी जहां एक प्रोफेशनल आपके बिहाफ पे डेरिवेटिव्स में प्ले कर रहा है लॉन्ग एंड शॉर्ट, जहां आप अपनी एक्यूमेंट से नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां आपके पास एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, उसके पास काफ़ी सारी एक्यूमेंट और गाइडेंस है और कॉम्पिटेंसी है और उसको यूज़ करके आप गिरे हुए मार्केट में भी अपना पैसा बना रहे हैं थ्रू SIFs. So this is SIF and this is a very new product. It's a very interesting product. It's a very new product. I like this product to the core. तो मुझे ऐसा लगता है म्यूचुअल फंड का जो एक हायर ऑर्डर वर्जन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो आप 250 रुपए की SIP भी कर सकते हो. SIF से मिनिमम टिकट साइज इज 10 lakhs rupees. It is a very transparent tool, professionally driven with your complete accountability within the different type of strategies what they are using. And of course if your wealth manager अगर वो बता पाएं कि कौन से टाइप के SIF किसके लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से conservative SIFs है, कौन से aggressive SIFs हैं, then they can make good money as well for the investors at a reduced risk. So since हम लोग we were talking about कि global markets, Alphabet, Nvidia, अब बात करते हैं global tensions और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, डॉलर जो मूव करा है इतना ज़्यादा, इंडियन मार्केट को और इंडियन इन्वेस्टर्स को कितना इफेक्ट हुआ है और कैसे इफेक्ट कर रहा है अभी भी? फाइनेंशियली तो है ही, मेंटली आपको जब कॉल आती है एंड योर क्लाइंट्स आर पैनिकिंग, उसके बारे में वो आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? उसके बारे में personally speaking 1.5 years has exceptionally been very bad to Indian markets. 1.5 years. हम लोग 4th of September 2024 को we were at a Sensex level of 85,000 और आज हम मई में हैं 2026, आज हम 75-76,000 के इंडेक्स लेवल पर बैठे हैं. दैट मीन्स जो एक जनरल टेंडेंसी होती है 12% रिटर्न देने की, 10 years रिटर्न्स जो है इंडिया के, वो एक्चुअली हम अचीव नहीं कर पाए पिछले 1.5-2 साल में. उसका रीज़न टैरिफ लगाया इंडिया पे 25%. जो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसके बाद एक एडिशनल टैरिफ लगाया 25%. उसके कारण इंडियन मार्केट्स ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया. बहुत सारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल पैसा जो है वो बाहर गया, इधर इन गोल्ड और इन द डॉलर डिनोमिनेटेड डिनोमिनेशंस में, जिसके कारण इंडिया से सिंस 1.5 years 2 years देयर इज अ ह्यूज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द कंट्री. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2 इज जब भी बहुत अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड में, फॉर एग्जाम्पल ग्रीनलैंड को लेके हुआ, फिर क्यूबा को लेकर हुआ, फिर वेनेजुएला को हुआ, देयर इज अ टर्म व्हिच इज नोन एज रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ. जो पैसा होता है ना वो सेफ इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर फ्लो करता है, which could either be gold. That's what I was about to ask you कि reasons ये भी था कि bond के ऊपर yield ज़्यादा better आ रही थी क्योंकि वहाँ पे rate cut नहीं हुआ, तो FIIs were pulling out money was one of the biggest reason कि
Yeah, उनको there were other अपने घर में उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, why will they Correct. take that risk? correct, and then there was something which was a bigger problem, and that was the rupee depreciation. The currency was depreciating, and when the currency is depreciating, in that case, the NRIs or the FIIs are losing their money. So that is a very big problem, and I'm telling you, Akhil, this problem of rupee depreciation is a bigger problem. It is not only related to stock markets. Rupee is nothing but a legal fiat. It's a legal currency. Right. तो अगर rupee depreciate होगा, that is a clear indication to the outside world that the economy is in turmoil or it is going down. तभी rupee depreciate कर रहा है ना. बट हमारी इकोनॉमी की अभी भी रेटिंग नहीं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट ने रेटिंग डाउन नहीं करी है इन द लॉन्ग रन. जो मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर ये बात जाने कि हमारी इकोनॉमी को उन्होंने नहीं डाउनग्रेड किया है और इकोनॉमी की रेटिंग डाउन हुई है. अभी भी दे आर वेरी बुलिश Yeah. about India in the long run. Yeah. And IMF talks very high about India, और which is very true. और FIIs ने पुल आउट बेशक किया हो, बट DIIs बहुत अग्रेसिव रहे. This is a very very important thing. तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ. जिस तरीके से डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, बैंकिंग सिस्टम्स, वेल्थ मैनेजमेंट जिस तरीके से रोल किया है, जहां डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा पंप किया है, दैट टुडे द कॉम्पोजिशन ऑफ FIIs एंड DIIs हैव चेंज्ड कंप्लीटली. नाउ इट इज ओनली 15% FIIs and 85% DIIs. 85% of the money is controlled by people who are sitting in India. And their backbone is SIP. Yes, 40,000 crores of SIP. The SIP book is increasing every day, and this is a middle class money. This is not the money of Ultra HNI. This is a middle class money which is getting into the markets. मिडिल क्लास ही इंडिया को इस टाइम पे रन कर रही है. Exactly. उन्होंने ही बचा रखा है इंडिया को. Exactly. And it's just a matter of time. India is very bullish. In India fact- will get back. Yes, in fact मैं बताना चाहूंगा कि जितना FIIs का आउटफ्लो हुआ है इंडियन मार्केट से, वो 2008 के क्राइसिस से ज्यादा हो गया. जितने 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस जब हुआ था, उस समय जितना FIIs का आउटफ्लो हुआ था, उससे ज्यादा आउटफ्लो ऑलरेडी हो चुका है. बट हमारा मार्केट इतना रिएक्ट नहीं कर पाए बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने उतना ही पैसा पंप इन कर दिया मार्केट्स के अंदर. And I think domestic investors का इमोशन एंड वो शॉक अब्सॉर्बिंग पावर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन. जो FIIs के सेंटिमेंट हिलते हैं वो बड़ी जल्दी, उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली कम भी है. लाइफ में जब बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या तो आप ना बहुत फ्रिजाइल हो जाते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, जब बच्चा 12वीं करके डिफरेंट कॉलेजेस में जाता है, एक तो वो स्टूडेंट है जिसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप एक कॉलेज में पढ़ेंगे. दूसरा स्टूडेंट जिसके पास 5 ऑप्शन है, ABCDE. जिसके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, वो फ्रेजाइल भी उतना ही ज्यादा होता है. नहीं, मुझे A नहीं जाना, B जाना, B नहीं जाना. तो FIIs की भी ये स्थिति है क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एरिना है. वो अपने होम कंट्री US में लगा सकते हैं, वो डेवलप्ड मार्केट्स में लगा सकते हैं, वो इमर्जिंग मार्केट्स में लगा सकते हैं. उनके पास बहुत बड़ा यूनिवर्स है. DIIs के पास इतना बड़ा यूनिवर्स नहीं है. जब यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट है वो इंडियन मार्केट्स में लगाएंगे DIIs मेजरली पैसा. बट दिस इज आफ्टर सर्वाइविंग अ वॉर. या इंडिया पाकिस्तान व्हिच इज अ एंड टैरिफ्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन जो ईरान के साथ चल रही है. that's a huge applause for the Indian domestic markets, for investors, for the Indian markets, that इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इतना कम गिरे और जब रुपी इतना गंदी तरीके से डिप्रिशिएट हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो एक और सिद्धार्थ बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोग बोलते हैं FIIs को तो हैप्पी होना चाहिए, मतलब एवरीवन डजंट हैव दैट नॉलेज, राइट, कि सब लोगों को एजुकेट करना, उनको नॉलेज शेयर कर दी है. तो FIIs को तो हैप्पी होना चाहिए कि रुपी वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है. वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको चाहता हूँ कि आप उनको बताइए कि जब मतलब लॉजिक तो ये है कि मैं $1000 लेके, मैं FII हूँ, मैं $1000 लेके इंडिया में आया. आई एम टॉकिंग अबाउट जब रुपी 86 था. अब मैंने 86,000 लगा दिए, $1000 चेंज के मैंने 86,000 लगा दिए. नाउ 86,000 से मैंने इंक्रीज कर लिया, 98,000 का बिजनेस कर लिया. आई एम वेरी हैप्पी कि 98,000 कर लिया. तो अब जब मैं वापस लेके जाऊंगा तो 1000 प्लस वो जो डिफरेंस है वो लेके जाऊंगा. बट अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रुपी पहुंच गया 96. करेक्ट. अब मेरे को 96,000 दे के वापस $1000 देना. तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन. दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम. बट ये क्योंकि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग इतनी थोड़ी कहीं ना कहीं वो मिसमैच हो जाती है, इसलिए मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ. करेक्ट. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स. आपको ये समझना बहुत जरूरी है. लेट्स से जब रुपी अप्रिशिएटेड स्टेटमेंट था या लेट्स से 86 रुपीज पर डॉलर था, अगर FIIs इन्वेस्ट कर दें तो वो जो डॉलर है वो कन्वर्ट होगा इंडियन रुपी में, पैसा इंडियन रुपी में इन्वेस्ट होगा. बट अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस लेकर जाना चाहते हैं
तब इंडियन रुपी 86 की जगह 96 हो गया। तो अगर आपका अमाउंट अप्रिशिएट भी हो गया, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड होगा 96 से, नॉट 86। तो इसका मतलब जो द क्वांटम ऑफ मनी जो आप डॉलर्स में लेके जाएंगे वो कम लेके जाएंगे। उसके लिए सिर्फ ये था कि आपका मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाई। मैंने ये पॉइंट इसलिए क्लियर करवाया था आपसे क्योंकि अब सबके पास इन्फॉर्मेशन इजीली आ जाती है और वो बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी आती है, तो लोग उसके लिए कंफ्यूज हो जाते हैं। यार ये पॉइंट तो इतना सही बोला था कि अब तो उनको ज्यादा रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन वेकेशन के लिए ठीक है कि मैं $1000 लेके आ रहा हूँ यूएस से, तो अब मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं, बट जब मेरे को वापस रुपीज वापस करके डॉलर लेके जा रहे हैं तो मेरे को ज्यादा रुपीज देके, तो मैं आई जस्ट वांटेड That's a very valid point. I just want to clear that. It's a very educative content. It's a very good point to understand कि ये inflow and outflow of money with rupee depreciation कैसे काम करता है। एक और चीज मेरे को आपसे जाननी थी, आप नेक्स्ट 12 मंथ में मार्केट को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? Well, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली तो आंसर इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही इलॉजिकल हो जाएगा। लेकिन अपने लिए आप एक सोचते मुझे लगता है मेरे को मार्केट थोड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले जो रुपी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट होना बंद होगी, और उसके लिए सरकार ऑलरेडी काफी कुछ सजेशंस ले रही है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो भी $100 पर बैरल से कम हो जाएंगे, बिकॉज तब तक वॉर सेटल हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट्स में जो इतना बाहर जो इतना आउटफ्लो हुआ था वो आउटफ्लो या तो बहुत कम हो जाएगा या रुक जाएगा या इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन मार्केट्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि 1.5 साल से परफॉर्मेंस ही नहीं आई इसलिए। सो इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडियन मार्केट्स गिविंग अ वेरी हाई रिटर्न इन नेक्स्ट 12 मंथ्स इज वेरी वेरी हाई। मुझे लगता है दैट मार्केट्स विल बी एबल टू रिवॉर्ड दोज पीपल जो अपने आप को डटे रहे उस मार्केट्स के अंदर, और उन्होंने वहां से वो रिटर्न जनरेट करके वो दे पाएंगे। अभी आपको लगता है कि मार्केट फेयरली वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स आर नॉट ओवर वैल्यूड, इट्स फेयरली वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन मार्केट्स वर ऑलमोस्ट ऑन द टेक ऑफ स्टेट जब GST 2.0 आया, बट अनफॉर्चुनेटली उसके थोड़े टाइम बाद ही वॉर आ गया, अर्निंग्स बेटर आने लग गई थी। दिवाली के बाद काफ़ी सारे कंपनीज की बहुत अच्छी अर्निंग्स आई हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बम्पर सेल्स हुआ मारुति का एंड ऑल दैट, वेरी गुड थिंग। बट अनफॉर्चुनेटली वॉर आया तो उसके कारण दोबारा PE हमारा थोड़ा सा हिल गया। सो इन दैट केस इंडियन मार्केट्स का जो इफेक्टिव होना चाहिए वो 19 PE के आसपास होना चाहिए, बट इंडियन मार्केट्स हर बार 21-22 PE के आसपास ही ट्रेड करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। ओके, सो आई थिंक दैट इंडियन मार्केट्स are neither overvalued nor they are undervalued. They're absolutely fairly valued, जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एप्ट है। तो सिद्धार्थ, एनी सेक्टर जो आप जिसको लेके थोड़ा बुलिश है, जिसको आप क्वाइटली वॉच कर रहे हो? यस, मुझे ऐसा लगता है दैट द वे द वर्ल्ड इज एक्चुअली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स डीग्लोबलाइजेशन, हर एक कंट्री अपने आप को इतना आर्म एंड अम्यूनिशंस के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है कि उनकी इंटरडिपेंडेंस ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड गोज डाउन। जिस तरीके से नाटो का डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है और जिस तरीके से हम मेक इन इंडिया की भी बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है दैट डिफेंस एज अ सेक्टर विल डू एक्सेप्शनली वेल। वी वर वन अमंग्स द बिगेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ डिफेंस इन द वर्ल्ड। Now we are exporters of defense equipments in the world. We are developing defense corridor. Exactly. Yeah. I think that defense is a very, very strong theme for which I'm very bullish about. But at the same time, I'm also bullish about the capital goods and engineering goods, because the way the infrastructure is taking place in this country, cement industry, the way housing is taking place, मुझे लगता है ये भी एक sector है जो in times to come, जो हम 2047 की जो बात कर रहे हैं विकसित भारत की, तो उसमें ये सेक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, वेयर वी कैन हैव अ वेरी गुड नेम। और एक सेक्टर जो मुझे लगता है जो विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज BFSI, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो रही है, तो मुझे लगता है BFSI इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर वेयर आई फाइंड दैट इट हैज़ लॉट एंड लॉट ऑफ स्कोप विच इज लेफ्ट. So I would be very bullish over these three sectors, which will do exceptionally well, and rest all, you know, अखिल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब एक कंट्री प्रोग्रेस करती है ना, और उसके सारे के सारे सेक्टर्स मोर और लेस एक अच्छा परफॉर्मेंस देते ही देते हैं। और स्पेशली अगर आप इंडिया की बात करें, एज अ कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, आज सारी टॉप कंपनीज इंडिया में एक अपनी प्रेजेंस इसलिए चाहते हैं बिकॉज जो सेंटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंगल पार्टी सेंटर है, सेकंड टैक्स हॉलीडेज हम लोग दे रहे हैं, चाइना +1 की एक स्ट्रैटेजी हो रही है, मेक इन इंडिया चल रही है। सो दैट इज वन अमंग्स दोज बेसिक रीजंस मुझे ऐसा लगता है दैट इंडिया इज अ वेरी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द एंटायर वर्ल्ड फॉर देम टू पार्क देयर मनी एंड लेट इट ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक गोल्ड का बड़ा अमेजिंग रन रहा है, काफी बुलिश रहा है।
हुआ क्या एग्जैक्टली उसके बारे में थोड़ा हमसे डिस्कस वेल जब टैरिफ्स वर्ल्ड में आए, हर एक कंट्री बहुत पैनिक स्टेट में आ गया और हर एक इन्वेस्टर एक पैनिक स्टेट में आ गया कि अब क्या, इफ नॉट डॉलर्स। ओके एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम ये भी बात हुई थी कि जो रशिया के बहुत सारे जो यूएस डॉलर्स हैं वो जो यूएस में रखे हुए हैं वो यूएस ने वापस नहीं किए रशिया को, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्ट्रेंथ on US on dollar as a currency was getting reduced, and at the same time all the central banks of the world, everybody was buying gold and gold and gold at that point of time. So एक euphoria सा create हो गया world में that if all the central banks of the world are buying gold to this level, तो definitely gold में बात तो कुछ होगी. And it is at that point of time that the whole concept of investing into gold came up. एक point of time में gold में एक physical investments होते थे, वहां से हम लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आए. आज सरकार ने गोल्ड में इतनी स्ट्रांग रैली आ गई कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की नेक्स्ट सीरीज वो ला ही नहीं रहे. फिर उसके बाद गोल्ड ईटीएफ्स आए, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आए और आज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स आए. एक नया टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड जो एनएससी ने लॉन्च किया है, जहां हर एक ग्राम ऑफ गोल्ड विल बी बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड. जो म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स में ये 100% इसलिए ट्रू नहीं है क्योंकि वो गोल्ड के फ्यूचर्स भी लेते थे. द वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड. पॉइंट 1. पॉइंट नंबर 2 इज, मैं इनफैक्ट बताना चाहता हूं कि मॉडल पोर्टफोलियोज का जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉलेटाइल फेज, every portfolio should have some quantum of gold into it. Every portfolio, whether the gold is performing at this point of time or it is not performing, because gold as a currency is a very precious currency. और because dollar इतना ज़्यादा strong हो रहा था रुपये के comparison में, इसलिए इंडिया से ना बहुत strong forex बाहर जा रहा था गोल्ड को खरीदने में, और उससे हमारा जो forex जो था वो डिप्लीट हो रहा था, वो डिप्लीट हो रहा था. और उसके कारण सरकार ने एक आम आदमी को एक रिक्वेस्ट करी कि आप गोल्ड के आभूषण, गोल्ड ज्वेलरी को कम खरीदें, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कम करें, वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाएं, क्रूड ऑयल को कम इस्तेमाल करें, सो दैट जो हमारा जो रुपी जो है वो जो डेप्रिशिएट हो रहा है उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम हो जाए या वो बिल्कुल डेप्रिशिएट ना हो, और हम अपना जो एक रुपी है जिसकी जो एक स्ट्रेंथ थी हम उसको वापस रीगेन कर सकें. तो येस, ऑफ कोर्स इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट अगर इस समय एक ऐसी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जहां आपको गोल्ड इंपोर्ट्स पे कर्ब करने पड़ेंगे, उन्होंने गोल्ड पे टैक्सेस जो सेस होता है वो 6% से इंक्रीज करके 15% कर दिया है, वो इसलिए है सो दैट गोल्ड लोग डिमोटिवेट हों गोल्ड खरीदने से. और ये बहुत ज़रूरी है इस कंट्री के लिए जब तक क्रूड ऑयल अंडर कंट्रोल नहीं आएगा, क्योंकि देखिए फॉरेक्स तो कांस्टेंट ही है, या तो आप गोल्ड खरीदने में फॉरेक्स दे दें या क्रूड ऑयल खरीदने में फॉरेक्स दे दें. और क्रूड ऑयल, इंडिया इज वन अमंग द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड, बिकॉज हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो क्रूड ऑयल तो कम नहीं हो सकता, बट गोल्ड तो कम किया जा सकता है ना इंपोर्ट. तो दैट इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट वांटेड दैट लेट्स कर्ब आवर गोल्ड इंपोर्ट्स फॉर सम टाइम. That is why they have increased the cess on gold, custom duties on gold, and at the same time they want कि जो essential commodities हैं जैसे fertilizers, and you don't travel abroad. Yes, exactly. Save forex. To save forex, yes. Yes. तो जो international commodity जो for example essential commodities हैं जैसे fertilizer हो गए, किसानों के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए वो हमें import करना पड़ता है, या फिर crude हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया. That is very very important. That is a lifeline. दलाल स्ट्रीट का सेंटिमेंट क्या है इस टाइम पे? Well, दलाल स्ट्रीट का सेंटिमेंट ये है, the view on Indian markets are positive. Point number 1. India is still one amongst the brightest spot in the world. And जिस तरीके से ये volatilities जब खत्म होंगी, और जो कि मुझे लग रहा है कि थोड़े टाइम में एक वॉर की एंड होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं. So in that case, I would really think that Indian markets will regain its strength again. काफ़ी सारी चीज़ों पे बातचीत चल रही है कि हम किस तरीके से रुपये के depreciation को रोक सकें. तो मुझे लगता है that this eventually will turn out to be in favor of the people who are actually investing their money for so long. इंस्टीट्यूट बाइंग हमने बहुत डिस्कस कर ली, आपने समझाया FIIs, DIIs, रिटेल इन्वेस्टर्स का इस टाइम पे क्या सिचुएशन? आर दे पैनिकिंग? आर दे हैंडलिंग इट वेल? मुझे ऐसा लगता है अगर आपने सोच के रखा है ना कि आपको 22% के रिटर्न चाहिए ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो से, जैसे हमने अपने पॉडकास्ट के इनिशियल सेशन में भी बोला, बिकॉज बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स पोस्ट कोविड खुले हैं जिन्होंने लल फेज देखा ही नहीं है. मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जापानीज मार्केट 20 साल तक उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है. फॉर 20 years इट डिडंट परफॉर्म. राइट, आप तो 1.5 साल में ऐसे घबरा रहे हैं इंडियन मार्केट्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट दैट्स अ रॉन्ग प्रोपोजिशन. व्हेन यू इन्वेस्ट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. आप इनको रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर जो ये प्रॉब्लम थी कि उनका पैसा बढ़ नहीं रहा है, जो कि बिल्कुल वैलिड पॉइंट है,
वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के कारण थी। अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाया जाए, so in that case that is a very very good proposition to make people understand that this is the opportunity to buy during dips। और आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके आज से 5 साल बाद, जिस तरीके से कोविड में हुआ था ना, जब 3 महीने के लिए मार्केट नीचे गिरा था, तो जिन्होंने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ किया, दैट वाज सच अ बिग क्राइसिस, पूरा वर्ल्ड स्टैंड अलोन में पहुंच गया था। जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया, दे हैव मेड 100% रिटर्न्स। सो लेट्स मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ दिस गिवन अपॉर्चुनिटी एज वेल। सिद्धार्थ, एक और चीज थी कि अब सोशल मीडिया ने जेनजीज को ही नहीं, हमें भी काफी इम्पेशेंट बना दिया है। एड स्किप करना, सब कुछ, एवरीथिंग एट योर फिंगर टिप्स। हम लोग बड़ी जल्दी जल्दी स्किप करते हैं चीज़ों को आज के डेट में, और हमें हर चीज़ के लिए रिटर्न्स बहुत ज़्यादा क्विकली चाहिए। वो पेशेंस और डिसिप्लिन कम हो रहा है। इंडियन मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं, 5 साल में आपने उनमें क्या फ़र्क देखा है? क्या वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो रहे हैं या ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं? वेल, इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। सोशल मीडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग रोल भी प्ले किया है, जहाँ लोगों को सेंस ऑफ अवेयरनेस बहुत दी है। बहुत रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत सारी चीज़ें, अगर आपका इंटेंट ठीक है और आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज एंड मीडियम ठीक है, सही ऑडियंस को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया ने, इंक्लूडिंग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दे हैव डन अ बिग सर्विस इन फाइनेंशियल अवेयरनेस। पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर अप्रिशिएटिंग, बट एट द सेम टाइम पीपल शुड नॉट ब्लाइंड एनीथिंग ऑन द फेस वैल्यू। पीपल शुड एब्जॉर्ब कि क्या कह रहे हो, उसकी वैलिडेशन के लिए वो प्रूफ्स लें, एविडेंस लें, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। बेसिकली देयर इज नो क्विक मनी। आप लोग टाइम लीजिए, मार्केट की नॉलेज समझिए। स्कैमस्टर्स, वैसे क्योंकि मैं स्कैमस्टर्स वाली बात इसलिए करता हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले देयर दिस फ्रेंड, वही उसको कुछ लोग मिले कि हम मार्केट के अंदर आपको रिटर्न इतनी ज़्यादा, और उस टाइम पे रिटेल मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही थी, तो उन्होंने मनी लिया मेरे फ्रेंड से, उसको रिटर्न ठीक ठाक दे दी। अब उसे 4 और फ्रेंड से बात करी, इंक्लूडिंग मी, कि मेरे को तो इतनी रिटर्न आई है। वो तभी मैंने आपसे कहा था, लक्ष्मी चिट फंड वाली थी। Yes. फिर हेरा फेरी में 30 दिन में पैसा डबल। करेक्ट। उसके पास रिटर्न आई, उसने अब और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया कि तुम लोग ही पैसे डालो। बाई चांस मेरे से जब उसने बात करी थी, कुछ टाइम हो गया इस बात को, तो आई वॉज ट्रैवलिंग, आई वाज़न्ट हियर। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी हूँ नहीं, जब आऊँगा तब बात करते हैं, अभी मेरे को, और मैं इतनी ज़्यादा जल्दी वो हेस्टी डिसीजन ले नहीं पाता। आई केम बैक, आई वाज लाइक क्या हुआ, तूने पैसे इन्वेस्ट करे थे, तेरे पैसे रिटर्न आ गए? कह रहा भाई वो छोड़, दोस्त पीछे पड़ गए, वो पैसे लेके भाग गया बंदा और मिल नहीं रहा, आई कांट फाइंड इट। और कहते हैं पूरा उसने अपना फैन पेज वगैरह सब कुछ क्रिएट करके, कहता है इतनी अच्छी तरह से आके उसने वो स्कैम मेरे साथ किया है। कहता है कि अब मेरे को अपनी पॉकेट से सबको रिटर्न करने पड़े मनी, एंड ऑब्वियसली ही शुड हैव डन इट व्हाट ही डिड, कि जब आपने गारंटी ली तो आप रिटर्न करोगे। बट मैं अगेन स्कैमस्टर्स की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड अगेन थ्रू सोशल मीडिया। तो अब आप बताओ कि अगर मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को, सब तो मनी ट्री के पास नहीं आ पाएंगे बट जो अपनी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हायर करना चाहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस लेना चाहते हैं, दूसरे लोगों को अपने मनी से ट्रस्ट कर रहे हैं, व्हाट शुड दे कीप इन माइंड बिफोर हायरिंग? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज। आपको ये डिसाइड करने के लिए, अगर आप एक पर्सनलाइज्ड वेल्थ मैनेजर अपने पास रख रहे हैं, तो उसके क्या क्या ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एक वेल्थ मैनेजमेंट आउटफिट का कितना AUM है, उससे ये डिसाइड होती है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उनका टीम साइज क्या है, उनकी रिसर्च कैसी है, उनका कॉल्स कैसे जा रही हैं, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्स, क्या वो आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनका अवेयरनेस कैसा है। यू शुड गो एंड मीट देम पर्सनली, और आप एक नहीं, आप 3-4 वेल्थ मैनेजर से मिलिए। आपको ऑटोमेटिकली, अगर आपके पास एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है बेयर मिनिमल चीज़ों को लेकर, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what can be a wealth manager who can be absolutely suited for your wealth management strategies and roles. अगर आपको लगता है कि there is a complete team working and there is a lot of client base, तो I'm sure there would be a reason because of which a wealth management company is able to cater to so many clients and provide personalized service as well. अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है जहाँ वो हर एक रिटेल इन्वेस्टर पे भी ध्यान दे रही है, उसके पैसे को ग्रो कर रही है, एट द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी उनको ये बता पा रही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम अगर कोई एक फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोई मॉड्यूल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर रही है, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें, these are very very important characteristics or criteria to decide whether a wealth management firm is good enough to go along with it or not. अगर आपके पास अपने 25 लाख इन्वेस्ट कर दो, आप किस इंस्ट्रूमेंट में उसको डालेंगे? वेल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे SIFs
पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो डेरिवेटिव्स ऑप्शन यूज करते हैं. राइट. तो मैं डेफिनेटली 10 lakhs तो SIFs के अंदर डालूंगा एंड दैट टू एन एग्रेसिव SIF, लाइक फॉर एग्जांपल टॉप 100 SIF फॉर एग्जांपल. इसके अलावा जो रिमेनिंग पैसा होगा वो मैं, क्योंकि मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूँ, I have, I want that compounding effect to come into the play by itself. Next 15 lakhs जो होंगे वो एक मॉडल पोर्टफोलियो के को यूज़ करके मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स जो हमने डिस्कस किए थे, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, उसके अंदर इन्वेस्ट करके एंड आई विल लेट दैट मनी ग्रो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आई विल बी एन एग्रेसिव प्लेयर एज पर फॉर माई एज. आई विल बी एन एग्रेसिव प्लेयर बिकॉज वट एवर द मनी आई विल बी नीडिंग इट फॉर आफ्टर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. और मैं समझता हूँ बाय ऑन डिप्स कितनी स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट चीज़ है. जब मैं औरों का पैसा मैनेज करता हूँ तो ये स्ट्रैटेजी तो मैं अपने ऊपर भी इस्तेमाल करूँगा. सो दीज आर ऑल दोज थिंग्स थ्रू विच आई विल बी इन्वेस्टिंग द मनी. एक मार्केट के अंदर लोगों को थोड़ा ये भी डाउट रहता है कि हम लोग किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो हमें वही एडवाइस देगा जिस पे वही प्रोडक्ट सेल करेगा, एडवाइस प्रोडक्ट्स वही वाले सेल करेंगे जिन पे उनकी कमीशन ज़्यादा है. वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी क्रिटिकल पॉइंट. मैं आपको बताना चाहता हूँ, there is a concept which is known as TER, total expense ratio. और जिस तरीके से रेगुलेटर ने, सेबी ने TERs का जो एक डेफिनेशन डिफाइन करी है, हाउ द TERs आर गवर्न, जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाता है TERs कम होते जाते हैं. तो इफेक्टिवली ये जो डिस्क्रिपेंसी है कि कमीशन ज्यादा है या कम है, ये बहुत मिनिमलिस्टिक रह जाता है. इट इज नॉट लाइक एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट वेयर यू हैव 20-30% ऑफ कमीशन. सो इन दैट केस द कमीशंस डजंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड if you are really talking to a very worthy distributor or an MFD or a wealth manager, then he or she will not be working on the commission part. He or she will be seeing कि कहाँ से returns better generate किए जा सकते हैं, कौन सा better product है, उस product के क्या characteristics हैं, उसका फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर के पास के क्या टैक्टिकल कॉल्स रहे हैं. तो ये सारे रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड नॉट द कमीशन पार्ट. कमीशन इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. अब हमारे फाइनल सेगमेंट की तरफ आ गए सिद्धार्थ. अब क्वेश्चन थोड़े पर्सनलाइज लेवल पे, जो आपको एक चीज़ आज हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अंदर गलत नज़र आती हो, जिस तरह से वो मार्केट किए जा रहे हैं, या कुछ और चीज़ जो ऐड होनी चाहिए, या कुछ एग्जिस्टिंग में कुछ. इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को अलग तरीके से डील करना चाहिए, कंबाइंड प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी मिसलीडिंग, वेरी मिसलीडिंग. आप गवर्नमेंट जॉब में थे, आपको कोई हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी में कुछ एडिशन लेके आना हो या कुछ चेंज करना हो, मुझे लगता है कि NPS को और अट्रैक्टिव बनाना चाहिए. NPS के फंड्स के बारे में जो नॉलेज है, मैं देखता हूँ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के में थोड़ा कम है. उसके जो डिफरेंट ऑटो हैं, ऑटो LC 50, LC 25, वो उसको प्रॉपर समझाना चाहिए. और मुझे लगता है कि इसको और बेटर बनाया जा सकता है. बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? वर्स्ट एडवाइसेस, मेरा सारा पैसा निकाल कर सिल्वर में डाल दो. ओह, इफ नॉट फाइनेंस देन व्हाट करियर? कंटेंट क्रिएशन. इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट आज का एंड करते हैं सिद्धार्थ. आपके साथ कॉन्वर्सेशन इतनी नॉलेजेबल, इतनी फन रही, एंड आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए भी उतनी नॉलेजेबल रही हो, उतना ही इनको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पता चला हो, राइट वे नजर आए टू इन्वेस्ट देयर मनी. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर एपिसोड. सी यू सून ऑन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स टॉक विद अखिल.